एक ऐसी खबर आई है जिस पर सच कहूं तो पहली बार में यकीन करना ही मुश्किल है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें कुछ वक्त पहले तक अपने देश की सबसे ताकतवर महिला माना जाता था, उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। बिल्कुल। और ये फैसला किसी आम अदालत का नहीं है। ये बांग्लादेश के खास ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल मतलब ICT ने 17 नवंबर को सुनाया है। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो ये है कि शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश में है ही नहीं। जी, वो भारत में शरण लेकर रह रही हैं। तो आज हम सिर्फ इस हेडलाइन पर नहीं रुकेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि इस फैसले की जड़ें कहाँ हैं और ये कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे। मतलब एक प्रधानमंत्री पर इतने संगीन आरोप क्या है कि उन्हें मौत की सजा दे दी गई। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सच में न्याय है या फिर ये बांग्लादेश की दशकों पुरानी बदले की राजनीति का एक और भयानक अध्याय है? ये सवाल आज पूरे बांग्लादेश के सामने खड़ा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल ने उन्हें दोषी किस बात का पाया है। ये कौन से मानवता के खिलाफ अपराध हैं? देखिए, ये मामला सीधे सीधे 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ा है, जिसे अब जुलाई क्रांति भी कहा जा रहा है। हाँ, वो तो सबको याद होगा। उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बहुत बेरहमी से ताकत का इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस क्रैकडाउन में करीब 1400 लोग मारे गए थे। 1400 लोग? जी, और बांग्लादेश के लोग तो मानते हैं कि असल संख्या हजारों में है। ये तो एक जंग जैसा आंकड़ा है। और हसीना पर सीधे तौर पर क्या आरोप लगाए गए? आरोप बहुत सीधे और गंभीर हैं। पहला, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषण दिए। दूसरा, और ये सबसे संगीन है, कि उन्होंने हत्या के सीधे आदेश दिए। सीधे आदेश? हाँ, अभियोजन पक्ष ने सबूत के तौर पर शूट टू किल के आदेश वाले ऑडियो टेप्स, ड्रोन से ली गई फुटेज और लीक हुई सरकारी बातचीत को अदालत में पेश किया। एक मिनट, ऑडियो टेप मतलब सीधे सबूत थे कि प्रधानमंत्री गोली चलाने का हुक्म दे रही हैं? जी, यही दावा किया गया है। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने छात्रों के खिलाफ हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी। और आखिरी आरोप ये कि जब ये सब हो रहा था तो देश की मुखिया होने के नाते उन्होंने इन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इन सबको मिलाकर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस बनता है। और इस मामले में वो अकेली दोषी नहीं है ना? उनके गृह मंत्री को भी सजा हुई है। हाँ, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मौत की सजा दी गई है। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ भी है इसमें। वो क्या? उस वक्त के जो पुलिस प्रमुख थे, अब्दुल्ला अल मामून, जो खुद एक मुख्य आरोपी थे, वो सरकारी गवाह बन गए। अच्छा, क्लासिक दांव। अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ उगल दिया। और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ 5 साल की जेल। कमाल है। ये दिखाता है कि सिस्टम में अपने लिए रास्ते बनाना कितना आसान होता है अगर आप सही वक्त पर पाला बदल लें। तो जाहिर है इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त हुई होंगी। बांग्लादेश के अंदर क्या माहौल था? ढाका की सड़कों पर गुस्सा था या जश्न का माहौल था? जश्न का माहौल था। ढाका यूनिवर्सिटी, जो उस आंदोलन का केंद्र थी, वहां बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर फैसले का सीधा प्रसारण किया गया। लाइव टेलीकास्ट। जी, और जैसे ही सजा सुनाई गई, लोग सड़कों पर निकल आए, मिठाइयां बांटी गई। उनके लिए न्याय का दिन था। और भारत में बैठी शेख हसीना, जाहिर है उन्होंने इसे कबूल नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका बयान था कि ये एक धांधली वाला और राजनीति से प्रेरित फैसला है, जिसे एक कंगारू कोर्ट ने सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया गया। हाँ, अपनी पसंद का वकील रखने की इजाजत भी नहीं दी गई। ये भी उनका आरोप है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वो तो चुप नहीं रहा होगा। खासकर वो मानवाधिकार संगठन जो हसीना के दौर में भी बोलते रहे हैं, उनका क्या कहना था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। उनकी प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प और नपी-तुली थी। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि जवाबदेही तो जरूरी है, मतलब जो हुआ उसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मौत की सजा के इस्तेमाल पर गहरा अफसोस जताया। मतलब हम न्याय तो चाहते हैं, पर इस तरह नहीं। बिल्कुल, यही बात एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कही। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को असली न्याय चाहिए, न कि एक ऐसे ट्राइब्यूनल का फैसला जिसका खुद का रिकॉर्ड इतना विवादास्पद रहा हो। और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है ना? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिस अदालत ने हसीना को मौत की सजा दी, वो अदालत खुद शेख हसीना ने ही बनाई थी? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही इस पूरे मामले को इतना असाधारण बना देता है। ये विडंबना की पराकाष्ठा है। 2010 में जब शेख हसीना सत्ता में थी, तब उन्होंने ही इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ICT की स्थापना की थी। लेकिन क्यों? इसका मकसद क्या था तब?
इसका मूल उद्देश्य तो बहुत नेक था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जिन लोगों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और युद्ध अपराध किए थे, उन पर मुकदमा चलाना। लेकिन हुआ कुछ और। बहुत जल्दी इस पर आरोप लगने लगे कि हसीना इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए कर रही हैं। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल कर्मा हो गया, मतलब जिस तंत्र को आपने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए बनाया, एक दिन वही तंत्र आपको खत्म करने आ जाता है। बिल्कुल, और यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी त्रासदी है। सत्ता में आने वाला हर नेता इस चक्र को तोड़ने की बात करता है, लेकिन सत्ता मिलते ही वो इस चक्र का सबसे बड़ा पहिया बन जाता है। हाँ, 2013 से 2016 के बीच इसी आईसीटी ने हसीना की 2 बड़ी विरोधी पार्टियों बीएनपी और जमाते इस्लामी के 6 बड़े नेताओं को फांसी की सजा सुनाई थी। तब भी इसे बदले की राजनीति कहा गया था। हाँ, तब भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स ही कहा था। हसीना के पास एक ऐतिहासिक मौका था, जिसे उन्होंने गंवा दिया। और अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। इस विडंबना की एक और परत है। खबरों के मुताबिक आज जो वकील हसीना के खिलाफ मुख्य अभियोजक हैं, वो कभी उन्हीं विपक्षी नेताओं का बचाव कर रहे थे जिन्हें हसीना ने इसी ट्रिब्यूनल से सजा दिलवाई थी। क्या बात कर रहे हैं? जी, ये दिखाता है कि बांग्लादेश की राजनीति में बदले का ये चक्र कितना गहरा और व्यक्तिगत हो चुका है। ये समझने के लिए कि एक देश की संस्थापक की बेटी, एक इतनी लोकप्रिय नेता, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी कहानी में भी बहुत उतार चढ़ाव है। उनकी कहानी असल में एक त्रासदी से शुरू होती है। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे, जिन्हें बंगो बंधु कहा जाता है। हाँ, 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्ता पलट में उनकी और उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस वक्त हसीना और उनकी बहन जर्मनी में थी, जिस वजह से उनकी जान बच गई। हाँ, और तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में शरण दी। वो करीब 6 साल दिल्ली में रहीं। फिर 1981 में वो वापस लौटी। जी, 1981 में जब वो बांग्लादेश लौटी तो उन्होंने अपने पिता की पार्टी अवामी लीग की कमान संभाली। और यहीं से बांग्लादेश की राजनीति में बैटल ऑफ बेगम्स का दौर शुरू हुआ। शेख हसीना और उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया, मतलब दशकों तक बांग्लादेश की पूरी राजनीति सिर्फ 2 महिलाओं की आपसी दुश्मनी पर चलती रही। सही बात है। देश के मुद्दों से ज्यादा शायद ये मायने रखता था कि इस बार गद्दी पर हसीना बैठेंगी या जिया। और इसका देश को बहुत नुकसान हुआ। हाँ, विकास की ऊर्जा राजनीतिक लड़ाई में खर्च होती रही, सत्ता दोनों के बीच घूमती रही। लेकिन 2008 में जब हसीना दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने तय कर लिया कि अब ये कुर्सी नहीं छोड़नी है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते ही सबसे पहले संविधान से केयरटेकर सरकार की व्यवस्था को खत्म कर दिया। वो क्या थी? वो एक निष्पक्ष सरकार होती थी जो चुनाव करवाती थी। इसे हटाने का मतलब था कि अब चुनाव सत्ताधारी पार्टी के अधीन ही होंगे। विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन हसीना नहीं रुकी। तो एक तरफ वो लोकतंत्र के संस्थानों को कमजोर कर रही थीं, और दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश कमाल कर रहा था। उनके शासनकाल में बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया। देश की जीडीपी तेजी से बढ़ी। तो इस आर्थिक सफलता ने उनकी लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, और उन्हें विपक्ष को कुचलने का मौका मिल गया। मतलब आर्थिक विकास एक हाथ में और तानाशाही दूसरे हाथ में। पॉपुलर डिक्टेटर वाला क्लासिक फॉर्मूला। वही, और इसी की आड़ में उन्होंने विपक्ष का सफाया कर दिया। 2018 में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल भेज दिया गया। और फिर वो सख्त कानून भी आए। हाँ, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट डीएसए और बाद में साइबर सिक्योरिटी एक्ट सीएसए, जिनका इस्तेमाल पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और सरकार की आलोचना करने वाली हर आवाज को दबाने के लिए किया गया। तो सत्ता पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि शायद उन्हें जमीन पर पनप रहा गुस्सा दिखाई ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि वो अपराजेय हैं, और यही गलती 2024 में एक ज्वालामुखी की तरफ हटी। और चिंगारी थी एक सरकारी फैसला। जी, हसीना सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% कोटा फिर से लागू करने की कोशिश की। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और छात्रों में इसे अपने भविष्य पर डाका माना। उन्हें लगा कि ये अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरियों में घुसाने की एक चाल है। और बेरोजगारी से परेशान युवा सड़कों पर उतर आए। यहीं पर हसीना ने वो गलती की जो उनके पतन का कारण बने। क्या? उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती कर दी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आतंकी और पाकिस्तानी एजेंट कहा दिया। पाकिस्तानी एजेंट।
ये तो बांग्लादेश के संदर्भ में बहुत बड़ा आरोप है। आग में घी डालने जैसा था, और सिर्फ कहा ही नहीं, उन पर गोली चलाने का आदेश भी दे दिया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, जो आंदोलन सिर्फ कोटा के खिलाफ था, वो अब सीधे सीधे हसीना हटाओ आंदोलन बन गया। जो हसीना कभी मदर ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाती थी, उन्हें सोशल मीडिया पर बुचर ऑफ बांग्लादेश का टैग दिया जाने लगा। इसके बाद तो हालात काबू से बाहर हो गए होंगे। पूरी तरह से देश भर में हिंसा भड़क गई। सरकार ने उसे बेरहमी से कुचलने की कोशिश की, लेकिन जब सेना के कुछ हिस्सों ने भी निहत्थे छात्रों पर और गोली चलाने से इनकार कर दिया, तब हसीना को समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। और 5 अगस्त 2024 को वो देश छोड़कर चले गईं। जी, जब लाखों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ढाका में उनके सरकारी आवास की तरफ बढ़ रही थी, उससे ठीक पहले एक सैन्य हेलीकॉप्टर उन्हें और उनकी बहन को लेकर भारत के लिए उड़ गया, और इसी के साथ उनके 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया। तो वो भारत आ गई और बांग्लादेश में एक नई सरकार बनी। लेकिन क्या वहां अब सब ठीक है? क्या बदले का वो चक्र टूट गया है? नहीं, चुनौतियां वहां भी बहुत हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार तो बनी है, लेकिन अब उस पर भी वैसे ही आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप? कहा जा रहा है कि यह सरकार लोकतंत्र की बहाली और अर्थव्यवस्था को संभालने से ज्यादा बदला लेने पर ध्यान दे रही है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? जिस क्रांति का जन्म ही बदले की राजनीति के खिलाफ हुआ, उसकी अपनी सरकार पर भी वही आरोप लग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। यूनुस सरकार पर भी पत्रकारों को जेल में डालने और चुनाव कराने में जानबूझकर देरी करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि वो बदला लेने पर मजबूर कर देता है। और इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका बहुत नाजुक हो गई है। बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग की है। भारत का क्या स्टैंड है? भारत एक बहुत मुश्किल स्थिति में है। उसने इस मांग पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। क्यों? भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसमें एक क्लॉज है कि अगर अपराध राजनीतिक चरित्र का हो तो प्रत्यर्पण के अनुरोध को ठुकराया जा सकता है। और हसीना की पार्टी यही कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश है। जी, और भारत इसी क्लॉज का सहारा ले सकता है। लेकिन भारत के इस रुख का असर दोनों देशों के रिश्तों पर तो पड़ रहा होगा। ढाका की सड़कों पर इसे कैसे देखा जा रहा है? निश्चित रूप से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। लोगों में ये गुस्सा है कि भारत एक ऐसी नेता को पनाह दे रहा है जिसे वो हजारों छात्रों की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। और इस खालीपन को कोई और भर रहा होगा। एक समझौता किया है। ये भारत के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक चिंता है। तो कुल मिला के शेख हसीना के खिलाफ आरोप बेहद संगीन है। उनके शासन में जो हुआ उस पर कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है, जिस अदालत ने ये फैसला दिया है, वो न्याय से ज्यादा बदले की कहानी लगती है। बिल्कुल, ये फैसला उसी चक्र को और मजबूती से आगे बढ़ाता है जिससे बांग्लादेश दशकों से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये न्याय जैसा दिखता तो है, पर शायद ये न्याय है नहीं। 2014 के छात्र क्रांति ने बांग्लादेश को एक सुनहरा मौका दिया था। एक मौका दशकों से चली आ रही इस बदले की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने का और एक नई शुरुआत करने का। और अब सोचने वाली बात यही है कि क्या बांग्लादेश इस मौके का इस्तेमाल एक स्थिर और लोकतांत्रिक भविष्य बनाने के लिए करेगा, या फिर वो अतीत के प्रतिशोध की आग में ही उलझा रहेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या उन हजारों छात्रों का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाएगा जिन्होंने एक बेहतर कल के लिए अपनी जान दी थी?